इतिहास। इतिहास शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ कहानी, कुछ राजाओं के चित्र, कुछ घटनाएं आने लगती हैं। फिर प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है? तो ये कहना समीचीन होगा, सुंदर भी होगा कि इतिहास बीती हुई घटनाएं इतिहास है। बचपन में ये परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था बचपन में कि इतिहास जो घटनाएं बीत जाती है उसको इतिहास कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इस परिभाषा से काम नहीं चलेगा। इतिहास उन तथ्यपरक घटनाओं का संकलन है जिसमें क्रमबद्धता है, जिनमें वस्तुनिष्ठता होती है, जिनमें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होने के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऐसे तत्वों से युक्त जितनी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास है। और इस तरह से इतिहास में हम भारत के इतिहास को विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह सिलेबस और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के सापेक्ष इतिहास को प्रस्तुत करना है। विद्वता नहीं है, नहीं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और नहीं हमें ज्ञान की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। यदि 5 या 10 वर्ष के प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा जाए तो इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आए हैं जहां तक हमारी दृष्टि गई है। तो आवश्यक यह है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक यह है कि इन्हीं बिंदुओं पे फोकस किया जाए और इन्हीं बिंदुओं को सापेक्ष तथ्यपरक अध्ययन किया जाए। और इसकी पूरी गारंटी है कि प्रश्न तो यहीं से बनते हैं और यहीं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलते हैं। इस पर चर्चा होगी आपसे। कुछ और विशेषताएं इसमें कि इतिहास को हमने प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इतिहास जब लिखा गया तो इसमें इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। अर्थात साक्ष्यों के आधार पर भेद किया गया। साक्ष्य के आधार पर प्राक इतिहास में हमारे पास कुछ पत्थरों के औजार पाए गए जिसके आधार पे हमने इतिहास लिखने और पढ़ने का प्रयास किया। आद्य इतिहास में लिपियां हैं लेकिन पढ़ने में हम असमर्थ हैं। चूंकि मैं इसको पढ़ा हम लोग इसका अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं। अभी हम एक सिलेबस पे काम करेंगे और मेरा जहां तक मानना है, मेरा अनुभव यह है कि यदि इन बिंदुओं को यदि क्रमबद्ध अपने मस्तिष्क में धारण कर लेंगे तो करीब 30% सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये क्रमबद्धता आपके मस्तिष्क में नहीं है तो इतिहास नहीं समझ सकते, इतिहास को पढ़ नहीं सकते। इतिहास में क्रमबद्धता बहुत ही आवश्यक है। जैसे प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ने पढ़ाने की प्रकृति होती है। राजनीति शास्त्र में चर्चा का विषय है। भूगोल जब पढ़ते हैं तो उसमें मैप होना चाहिए हमारे पास। मैप से, मानचित्र से अध्ययन करें तो ज्योग्राफी, भूगोल ज़्यादा समझ में आता है। उसी तरह इतिहास को कैसे पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ा जाए, तो इतिहास को पढ़ने पढ़ाने की रीत यही है कि इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल है, वैदिक काल है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब घटनाएं हैं, क्रमबद्ध है। और ये क्रमबद्ध यदि श्रृंखला पता हो तो निश्चित रूप से इतिहास को समझने में बड़ी आसानी है। और यहां से 5-5 या 7-7 प्रश्न होंगे मुश्किल से। यदि 200, 300, करीब 300 या 400, मैक्सिमम 400 प्रश्न बनाए जाए तो संपूर्ण भारत का इतिहास समाप्त होगा, परीक्षा की दृष्टि से, न कि व्याख्या की दृष्टि से। तो हम एक कहानी के माध्यम से, ऐसा नहीं कि केवल वस्तुनिष्ठ ही करेंगे। हम यदि प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो पहले प्राचीन भारत के इतिहास के कहानी के माध्यम से मनोमस्तिष्क में डाला जाए। जैसे हम अमूमन कहानियां देखते हैं, पिक्चर्स हम देखते हैं, 3 घंटे का पिक्चर है, पूरी कहानी हमें याद हो जाती है 3 घंटे में। और ठीक वही 3 घंटा यदि दिया जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होगा।
और मेरा दावा है एक क्लास में लूंगा, जिस क्लास में मैं प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होगा, मात्र एक क्लास होंगे, और ये क्लास मुश्किल से 30 मिनट की या 20 मिनट की, 20 या 30 मिनट में क्लास समाप्त होगा प्राचीन भारत का इतिहास। और ऑब्जेक्टिव्स आपको मैं करा दूंगा, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में अलग से भी दूंगा, लेकिन मात्र 2 वीडियो बनेंगे इस पे, 2 इस पे बनेंगे, 2 इस पे बनेंगे और 3 इस पे बनेंगे, और कुल मिलाकर ये 1 या 1.5 घंटे के होंगे ये सब मटेरियल्स। और यदि आप ये पढ़ेंगे समझेंगे तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके दिमाग में, मस्तिष्क में इतिहास को धारण कराने का प्रयास करूंगा। एक बार आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी तो फिर आप इतिहास ठीक से समझ लेंगे, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूं जो कि अपने आप में नवीन मुझे लगता है कि ये नवाचार है, नवीन प्रयास में कर रहा हूं। तो इतिहास को प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास साक्ष्य के आधार पर बांटा गया। अन्य विभाजन, चूंकि बड़ा इतिहास है तो उसको प्राचीन भारत का इतिहास 3 खंडों में किया गया, मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल है, पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, बौद्ध है, जैन है, हर्षवर्धन है, गुप्त काल है सामान्यतः। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में हम मुस्लिम आक्रमणों को देखते हैं और किस तरह भारत पे उन्होंने शासन किया, उन्हीं राजाओं को क्रमबद्ध रूप में हम इसमें अध्ययन कर लेते हैं। फिर इनका पतन होता है, फिर विदेशी कंपनियां भारत में आती है, यूरोप की कंपनी थी और अंग्रेज उस कंपनी के माध्यम से आते हैं, युद्ध लड़ते हैं और भारत पे शासन करते हैं, गवर्नर जनरल्स को लेकर या वायसराय के रूप में, और फिर भारतीय उनसे युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, उन पे आक्रमण करते हैं, क्रांतिकारी घटनाएं होती है। फिर आधुनिक भारत के इतिहास में इस अंग्रेजों को पढ़ते हैं और इसमें मुगल काल या दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, प्राचीन काल में। तो इस तरह से भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से ये है, इसकी प्रकृति ये है। प्राचीन भारत के इतिहास में यदि देखें परीक्षा की दृष्टि से तो ये बिंदु है जिन बिंदुओं से प्रश्न आए हैं और इन्हीं से आते हैं अमूमन ज्यादातर। जैसे पाषाण काल सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद वैदिक काल को पढ़ते हैं। सॉरी, इसमें एक छूट रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, क्षमा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, पत्थरों का काल रहा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल आता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांट के, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये क्रम होना चाहिए, आप लिख भी लेंगे इसे, और इसी क्रम में हम एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे चलेंगे। इसके बाद वैदिक काल के बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म आता है, फिर मगध का उत्कर्ष है, जो पाटलिपुत्रा बिहार की राजधानी है पटना, वहीं पाटलिपुत्रा में मगध का उत्कर्ष में मौर्य वंश को पढ़ते हैं। मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश का पतन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक को देखते हैं। इसके बाद मौर्य वंश का पतन होता है तो शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद चूंकि केंद्रीय सत्ता का अभाव है हमारे देश में, मौर्य जो था वो काफी शक्तिशाली वंश था, लेकिन जब इसका पतन हुआ तो ये छोटे छोटे राजवंश शासन किए, लेकिन भारत में केंद्रीय सत्ता की स्थापना नहीं कर पाए। इसका फायदा उठाकर विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें हिंदीमान को पढ़ते हैं, सब को पढ़ते हैं, पल्लव को पढ़ते हैं, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स है। और इसके बाद एक बड़ा साम्राज्य भारत में स्थापित होता है जिसमें गुप्त वंश कहते हैं, और गुप्त वंश के पतन के में हुणों का बहुत बड़ा योगदान है। हुण आक्रमण होता है और इसके बाद गुप्त वंश का पतन होता है। इसके बाद पुष्यभूति वंश का हर्षवर्धन इस मंच के नायक बनते हैं, और इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास हर्षवर्धन के बाद समाप्त होता है। और करीब 7वीं शताब्दी से लेकर 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ, पहला मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण ऐसे हम पढ़ते हैं, पुष्यभूति हर्षवर्धन के बाद। और करीब भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए, सत्ता पर आधिपत्य के लिए करीब 300 साल तक युद्ध होते हैं, जिसको त्रिकोणीय युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। पल्लव थे, राष्ट्रकूट थे, गुर्जर थे, ये सब लड़ रहे थे। तो इसके बाद हम चूंकि त्रिकोणीय युद्ध पे चर्चा करेंगे, और फिर दक्षिण भारत के जो राजा है, ये दक्षिण भारत का जो साम्राज्य रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद
फिर हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो इसमें मुस्लिम आक्रांताओं ने दो तरह से भारत पे शासन किया। एक तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत कहा और फिर कहा मुगल वंश के रूप में। मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत पर चूंकि मोहम्मद गोरी ने दास वंश की स्थापना की, तो दिल्ली सल्तनत के ये इन वंशों को हमें पढ़ना होता है। दास वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। बस यही तो है दिल्ली सल्तनत में, इन्हीं को पढ़ना होता है, इन्हीं से प्रश्न होता है। कई बार मैंने देखा है कि सीधे सीधे पूछ देता है कि इनमें क्रम बताएं, इनकी क्रमबद्धता लाएं। दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इनकी क्रमबद्धता है। मोहम्मद गजनी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी, इसके बाद दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। और इसी के समय 1526 में ईस्वी में बाबर का आक्रमण होता है और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा और बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। इतिहासकार बताते हैं इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और यह प्रश्न कई बार आया कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को पढ़ेंगे। बाबर के 2-3 युद्ध हैं, इसी को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। बाबर को फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। यहीं से मध्यकालीन भारत के इतिहास समाप्त होने लगता है, क्योंकि 1707 के बाद मुगलों की शक्ति में ह्रास होता है, तीव्रता से ह्रास होता है। अंग्रेजों से संधि समझौता करने लगते हैं और ये सीमित होते होते एक महल में रहने के लिए ये बाध्य होते हैं। और धीरे धीरे ऐसा देखा जाता है कि मुगलों का पतन हो जाता है और इन्हीं पतन का फायदा उठाकर भारत में स्वतंत्र राज्यों का भी उदय होता है और फिर आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। तो इसलिए 1707 के बाद के जो कालखंड है वो आधुनिक भारत के इतिहास में रखा जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास, चूंकि आधुनिक जो शब्द है, आधुनिक इसलिए है कि इसमें विज्ञान और मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस आधुनिक भारत में कुछ नई प्रवृत्ति मिलती है, जैसे विश्व के कई क्रांतियां होती हैं। इस क्रांति में लोकतांत्रिक मूल्यों की भी स्थापना होती है और वैज्ञानिक क्रांति होती है, जिसको औद्योगिक क्रांति के रूप में हम पढ़ते हैं, जिसमें मैन और मशीन के साथ संबंध को देखा जाता है, जिसमें एक साम्राज्यवाद की नीतियां देखी जाती है, जिसमें एक संविधानवाद के रूप में भी देखा जाता है। इस तरह से आधुनिक में कई आधुनिक लक्षण देखने को मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में एक नवीन सभ्यता से परिचय होता है। आधुनिक भारत के इतिहास में युद्ध करने, लड़ने, समझौता करने की नई नई प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इसीलिए इसे आधुनिक भारत का इतिहास भी कहा जाता है। इसके लक्षण पढ़ते हैं सामान्य समझते हुए। आधुनिक भारत के इतिहास में पहला लक्षण तो यह कि मुगलों का पतन होता है। 1707 के बाद मुगलों का पतन होता है, तो क्रमशः मुगल शासक थे, उनके साथ अंग्रेजों की जो संधि होती है और किस तरह से वो अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल होते हैं और अंततः अंग्रेजों के साथ इनका समझौता और उनकी गुलामी ये शुरू कर देते हैं, उनके आधिपत्य में आ जाते हैं ये। इसके बाद विदेशी कंपनियों का आगमन, चूंकि औद्योगिक क्रांति यूरोप में रहा, यूरोप में मशीनीकरण हुआ, मशीनों को कच्चे माल चाहिए थे, मशीनों को श्रम चाहिए था, मशीन को बाजार चाहिए, मशीन को क्षेत्र चाहिए। इसलिए विदेशी कंपनियां दूर दूर तक खोज करने निकले और उनको एक भूभाग, स्थल, व्यापारिक वर्ग, उपभोक्ता, बाजार व्यवस्था, इस तरह को एक लॉबी बनाना था, जिसको साम्राज्यवादी नीति की ये पृष्ठभूमि में ये सब आता है इसमें। तो विदेशी कंपनी जो रही है, फ्रांसीसी रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी रहा है, डच रहे हैं, ये सभी भारत की तरफ यात्रा करते हैं। और चूंकि भारत की उर्वरा भूमि है, यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता रही है और यहाँ पे प्रचुर
वनस्पति के साथ साथ श्रम व्यवस्था भी भारत में श्रमिक सस्ते थे और एक बाजार व्यवस्था के लिए उन्नत दशा थी, इसलिए ये विदेशी कंपनियां भारत में आना उपयुक्त समझी और ये कंपनियां आकर स्थापित होती है, व्यापार शुरू करती है। व्यापार के साथ साथ जब इनके व्यापार बढ़ने लगे तो इनकी आर्थिक शक्ति बढ़ी और आर्थिक शक्ति जब बढ़ने लगी तो इन्होंने धीरे धीरे से सैन्य शक्ति की तरफ आगे बढ़ने लगे और भारतीय जो राजा थे उनके समस्या में, उनके सहयोग में हस्तक्षेप करना शुरू किए और धीरे 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 सैन्य व्यवस्था भी इनके साथ आ गई और भारतीयों से युद्ध करने लगे। बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1764 का, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण सैनिक युद्ध में हार गए, अंग्रेज जीत रहे हैं और यहीं से शुरू होता है गुलामी की अंधेरी रात और अंग्रेज भारत पे शासन करते हैं। तो इस तरह से विदेशी कंपनी का आगमन, भारत में स्वतंत्र राज्य को उदय, जब विदेशी कंपनी आ रही थी, मुगल कमजोर हो रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे स्थापित होना चाह रहे तो कई स्वतंत्र राज्य उदय हो गए। स्वतंत्र राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर गए, जयपुर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र किया, बंगाल स्वतंत्र करने लगे। तो इस तरह से जो छोटे राज्य थे इनका ये अपने आप को स्वतंत्र करके और शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेना प्रारंभ किए। इस तरह से तीन लक्षण मिलते हैं अंग्रेजों के आने से पहले: मुगलों का पतन, विदेशी कंपनियों का आगमन और भारत में स्वतंत्र राज्य का उदय। इसमें कुछ फैक्ट्स है, इसको हम पढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास को दो कालखंडों में बांटते हैं। पहला कालखंड है 1757 से 1857 तक और दूसरा कालखंड है 1858 से 1947 तक। तो एक में 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने भारत में जो सत्ता स्थापित की, तो वह सत्ता अपने चरित्र को समझाने में, अपने कार्य पद्धति को बताने में या अपने उद्देश्य को बताने में सफल। और यही कारण रहा कि अंग्रेजों ने 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर विद्रोह किया, क्योंकि भारतीयों को पता चला इन कालखंडों में कि अंग्रेज शोषणकारी नीति को यहां स्थापित करने आए हैं। अंग्रेजों को केवल धन से मोह है, भारतीयों से मोह नहीं है, भारतीय संस्कृति से मोह नहीं है, भारतीय समाज से मोह नहीं है। तो अंग्रेजों में राष्ट्र धर्म नहीं था, मानव धर्म नहीं था, केवल अत्याचार था, दुराचार था और किसी भी तरह से शोषण करना था। यह स्थिति 1757 से लेकर 1758 स्पष्ट हो गया। फिर 1858 1757-58 विद्रोह का काल रहा, भारतीय विद्रोह कर गए और इस विद्रोह में अंग्रेजों को पता चल गया कि भारतीय हमारे चरित्र को जानते। और 1757 से 1758 में अंग्रेजों ने जो भी सुधार किए, उस सुधार का परिणाम केवल शोषण ही रहा। शुरू में तो भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति उम्मीद से देखना प्रारंभ किया कि हां, ये कुछ सुधार करेंगे। व्हाइट मैन बैडेनशिप सिद्धांत जो लाया गया, उसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट किया कि हम लोग सभ्य हैं, काले लोग असभ्य होते हैं, तो हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि काले लोगों को सभ्य बनाया जाए। और भारतीयों को यही समझाते थे कि तुम काले हो, असभ्य हो, हम तो सभ्य हैं। भारतीयों में इतनी चेतना नहीं थी, चाहे शिक्षा का अभाव रहा हो या अपनी संस्कृति के प्रति ज्ञान का अभाव रहा हो या इतने वर्षों की गुलामी रहा हो, संघर्ष रहा हो। चेतनाहीनता की स्थिति आ गई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का भी था। तो इस स्थिति में 1757 से 1857 तक का जो शोषण की प्रवृत्ति रहा, भारतीयों का विद्रोह हुआ, इसके बाद 1858 से 1947 के काल भारतीयों का चिंतन मनन का काल रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध हम किस तरह लड़ेंगे, समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे और हमारी गुलामी का क्या कारण रहा है, यह चिंतन मनन का काल रहा है 1858 से 1947 तक।
और फिर 1947 में हम आजाद हुए। तो इस आजादी के काल में और उससे पहले 100 वर्ष तक तो हमने यही सोचने का प्रयास किया कि वो कौन सी परिस्थिति रही है जो हमें गुलाम बनाए रखा। तो कुछ लोगों का मानना था ये कि धर्म और समाज, व्यक्ति का धार्मिक पतन हो रहा था, और जब धर्म का पतन होता है तो समाज का पतन अवश्यम भावी होता है, और धर्म समाज जब पतन की तरफ जाते हैं तो राष्ट्र अनेक खंडों में बंटने लगते हैं। एकता की कल्पना नहीं की जा सकती, संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म और समाज दोनों पतन की तरफ जा रहे थे। इसलिए कुछ लोगों ने, कुछ मनुष्यों ने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन लोगों ने मिलकर के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया। तो परीक्षा में इनके नाम तथा इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम पूछा जाता है ये। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम लोग तांत्रिक तरीके से एक संस्था समिति बनाएं और उस संस्था समिति के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार करें, विरोध करें। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। फिर अब चूंकि इसमें नेतृत्व के लिए सबसे पहले उदार नरम दल की स्थिति बनी कि हम अंग्रेजों के साथ बातचीत करेंगे, पत्र लिखेंगे, समझौता करेंगे, सहयोग करेंगे और अंग्रेजों से अपनी बात रख के मनवाएंगे, ये विचार किया गया है। और गरम दल, ये नरम दल ने इस विचार की शुरुआत की, लेकिन जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया तो नरम दल को समझ में आ गया कि अंग्रेज किसी भी परिस्थिति में शोषण को छोड़ने वाले नहीं हैं, अपने चरित्र को छोड़ने वाले नहीं हैं, साम्राज्यवाद को नहीं छोड़ेंगे, और भारतीयों से इनका कोई मोह नहीं है, इस संस्कृति संस्था से कोई मोह नहीं है। और फिर गरम दल एक्टिव होते हैं, क्रियाशील हो गया 1905 के बाद। फिर बम पिस्तौल की राजनीति होने लगी। भारतीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल ने बम पिस्तौल की राजनीति की और अपने बल का उपयोग किया, अंग्रेजों से हिंसात्मक युद्ध किया, और इनका मानना यह था कि हिंसा के द्वारा ही हम अंग्रेजों को यहाँ भगाएंगे। जब अंग्रेज डरेंगे, जब उनको लगेगा कि संपूर्ण भारतीय लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार है, तो अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ेगा। जबकि नरम दल वाले कहते नहीं, हिंसा द्वारा आज़ादी नहीं मिल सकती। इस तरह से मिलकर के क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है, और इसी क्रम में गांधीवादी आंदोलन का अपने आप में चरम स्थिति रहा। 1920, 1930 और 1942 का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो घटनाएं घट रही है, क्रांतिकारी घटनाएं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जा रही है, गांधी जी लंदन जा रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, पूना पैक्ट है 1932 का। इसके बाद 10 वर्ष बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, आज़ाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि बनती है और भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इस तरह से गांधीवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलनों को हम अलग अलग करके, गांधीवादी तीनों आंदोलन 1920, 1930, 1942 को अलग पढ़ेंगे, और प्लस हम लोग क्रांतिकारी घटनाओं को, चाहे 1924 की घटना हो, 1928 की घटना हो, 1929 की घटना, 1931 की घटना हो, या आज़ाद हिंद फौज की हो, या बाल गंगाधर तिलक के साथ जो भी घटनाएं जुड़ी हों, इनको हम अलग से एक क्रमबद्ध रूप में लिखने और समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से संपूर्ण भारत के इतिहास को इन्हीं 3 कालखंडों में लेकर पढ़ाया जाएगा। आवश्यक ये है आपके लिए कि इन बिंदुओं को आप याद कर लें, लिख लें कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और इसमें 5 व्यक्तित्वों को पढ़ना है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, यहाँ से 10 फैक्ट हमें लेना है।
गांधीवादी आंदोलन से भी 10 फैक्ट लेने हैं और क्रांतिकारी घटनाओं से 20-25 फैक्ट आएंगे। बस ये 20-25 और 50 फैक्टों में 100-200 फैक्ट आएंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास समाप्त होंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जिसको मैंने लिखना शायद भूल गया या मैंने किसी संदर्भ में रखा, मुझे याद रहा है। इसमें यदि इन लक्षणों के साथ एक और लक्षण पे पढ़ा जाए कि गवर्नर जनरल से वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, यदि इनको क्रमबद्ध पढ़ेंगे तो करीब 50% प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। 50% प्रश्न यहीं से प्राप्त होते हैं हमें। यदि गवर्नर जनरल्स को पढ़ लें और वायसराय को सभी को क्रमबद्ध रूप में 1947 तक सबको यदि हम पढ़ें तो निश्चित रूप से ये करीब 50% सिलेबस को समाप्त हो जाता है इसमें। बाकी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है और इन्हीं घटनाओं के सापेक्ष हम संपूर्ण इतिहास को समाप्त करेंगे। केवल यहीं से 5 प्रश्न हैं, केवल यहीं से 5 प्रश्न हैं। यहां से प्रश्न आते हैं जी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, यहां से भी प्रश्न आते हैं जी, और यहां से भी प्रश्न होते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया, तो ये शुंग वंश है। इस तरह से ये केवल पाठ्यक्रम को हम यदि ठीक से अपने दिमाग में धारण करेंगे तो इतिहास कोई बड़ा, ये कोई बहुत बृहद वस्तु नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। इतिहास को ऐसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं विशेष रूप से ये प्रयास करूंगा कि सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से आपके मनोमस्तिष्क में डाला जाए और फिर वहीं से फैक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, ताकि इतिहास सरल से सरलतम स्थिति में हो और आपको कठिनाई भी ना हो। बस आपके साथ जुड़ने का यही प्रयास है कि विषय सरल हो, सुबोध हो, सरस हो और रुचिपूर्ण हो। और जब भी कोई रुचिकर तथ्य होता है तो व्यक्ति को समझने में, जानने में इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। तो आपकी इच्छा, सरसता बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। मैं आचार्य प्रदीप और आप डिस्कवरी ऑफ नॉलेज चैनल को देख रहे हैं। आपके साथ जुड़ेंगे और सामान्य ज्ञान के जितने पेपर्स हैं उन पेपरों पे हम आपके साथ विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होंगे। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपसे विनम्र प्रार्थना ही समझें आप कि यदि इन बिंदुओं को आप लिख लेंगे और समझ लेंगे तो इतिहास को समझने में बड़ी सरलता होगी। और इतिहास पढ़ने की विषय नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, हम ऐसे ही समझ लेंगे इतिहास। बस यही इतिहास है, जो है यही है। और यदि मैं पढ़ा लूँगा तो मैं फिर 1 घंटे का क्लास लूँगा। 1 घंटे में संपूर्ण इतिहास को बोल जाऊँगा मैं, फैक्ट को। 1 घंटे में संपूर्ण फैक्ट को मैं बोल जाऊँगा। प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, जितने प्रश्न आए मैं आपके सामने बोल जाऊँगा 1 घंटे में। 400-500 फैक्ट होते हैं, मैं उसको बोल जाऊँगा। इसलिए इसको कठिन न समझे, बहुत ही सरल है। और आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें, अच्छा लगेगा और फायदा भी होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।